जी बच्चे, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ से आवाज़ आ रही है ठीक? यस सर, अब ठीक है। अच्छा जी, सो हम पढ़ रहे थे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हमने टोटल बात पढ़ी थी। और उसके अलावा हमने कहा था कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। सो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो। अच्छा, एक और बात आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ जो कि आप लोगों के सही कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगरचे आपके बुक के ख़िलाफ़ है वो बात, लेकिन ये है कि वो आपके सही कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो मुझे भी रिसेंटली पता लगी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, असल कार्बोहाइड्रेट यही होते हैं, लेकिन जो इनसे मिलकर बनते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो चीज़ देखने वाली है बेटा वो ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, ये कौन से ऐसे ख़ास सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। याद रखिए, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हमने अभी कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स, ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये हमें ऑल लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्चुअली तो ये ऑल लिविंग थिंग्स में मिल सकते हैं, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हम इसको बाकायदा हासिल करते हैं। मतलब हम इसको ऑब्टेन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो देखिएगा बेटा, इसको हम ऑब्टेन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है। उसके अलावा भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले जाते हैं बुक की तरफ। देखिएगा कि ये देखिए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, दीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली हमें जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट वो कहाँ से मिलता है, ज़रा गौर कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं एक्चुअली जब प्लांट जो है वो स्टार्च बना लेता है। प्लांट दो तरह की चीज़ें बनाता है इससे। हम जो यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज स्टार्च, ठीक है। स्टार्च हमारी बॉडी में जब आता है तो हम उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। अब ये तमाम एनिमल्स में होता है, चाहे वो एनिमल्स जो हैं वो कौन से हों, चाहे वो एनिमल्स कार्निवोर्स हों, ओमनीवोर्स हों, सॉरी। कार्निवोर्स तो खाते ही जो है वो हर्बीवोर्स को है। चाहे वो ऑर्गेनिज्म ओमनीवोर्स हों और चाहे वो ऑर्गेनिज्म क्या हों, हर्बीवोर्स हों, इन सब में सिलसिला क्या होगा कि इन सब में जो है वो स्टार्च बॉडी में आएगा और उस स्टार्च को ब्रेक करके उससे क्या निकाला जाएगा, ग्लूकोज। तो बेसिकली जो सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए हर ऑर्गेनिज्म को जिसकी ज़रूरत होती है, वो है ग्लूकोज, ठीक है। वो वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तो हमारे पास ये सोर्सेज आ गए। उसके अलावा देखिए इसका सोर्स और कौन कौन सा हो सकता है। एक तो आपने कह दिया ना कि चले रैंडमली आपने कहा जी ग्रीन प्लांट्स हैं इसका सोर्स, ठीक है, मान लिया। लेकिन और सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो सोर्स हो सकते हैं वो सीड्स भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली इसका सोर्स है प्लांट्स ही। मतलब हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो है वो ग्रीन प्लांट से मिले। मतलब आपने स्पिनच खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, ओके मान लिया। आपने स्पिनच यानी पालक, ठीक है, आपने स्पिनच खाई थी, आपने जो है वो साग खाया था, आपने कुछ भी और खाया था, तो उसमें मान लिया कि जी उसमें वो ग्रीन प्लांट है, उसमें मौजूद है स्टार्च, ठीक है। लेकिन सीड जैसे जी बेटा, कौन सा ऐसा सीड है जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं? टमाटर। जी कौन सा? टमाटर टमाटर। बेटा सबसे ज़्यादा सीड तो हम गंदम का खाते हैं। गंदम जो है उसको हम जो है वो पीस लेते हैं और उसका क्या बनाते हैं, उसका हम बनाते हैं आटा, ठीक है। और वो आटा जो है वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स होता है, ठीक हो गया। सो इसके अलावा सीड्स हैं और आपने बिल्कुल ठीक बात की, बहुत सी और हैं वेजिटेबल्स। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज़ है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो एक्चुअली हमारे लिए सोर्स हैं इसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट, अच्छा इसमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इन सब में जो कॉमन बात है बेटा, बहुत गौर से सुनिएगा। इन सब में एक कॉमन बात है कि इन सब में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का क्या मतलब है, मैंने ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम लिखा है, कौन सा बच्चे, किधर गया? स्टार्च का नाम मैंने किधर लिखा था? हाँ, वो मैंने बुक पे लिखा था जी। ये मैंने जो बुक पे लिखा है स्टार्च,
ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको आपने ब्रेक किया किसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में ब्रेक किया, ठीक है। सो एक्चुअली क्या था कि इन सब में वेजिटेबल्स हों, सीड्स हों या ग्रीन प्लांट्स हों, इन सब में एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनको आप किस में चेंज कर देते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, कल बहुत डिटेल में बात हुई है, हम इसको चेंज कर देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसमें हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हमें जो हासिल होते हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हासिल होते हैं और उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, कोई ऐसे सोर्सेज बताएं जहां से हमें सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी मिल रहा हो, जहां से हमें सिंपल शुगर मिल रही हो। अगले पेज पर चले जाते हैं, मैं दोबारा आप क्वेश्चन जो है वो लिख लेता हूं कि आपने कोई ऐसा सोर्स मुझे बताना है कि जहां से हमें जो है वो जहां से हमें नॉन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिल रहा हो। इसको ऐसे लिख लेते हैं, नॉन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जी बेटा, कोई सोर्स बताइएगा जिससे हमें स्टार्च जैसा बड़ा मॉलिक्यूल ना मिले, जैसे हमें उससे मिल जाए सुक्रोज। आपको पता है सुक्रोज किन से मिलकर बनती है, कल भी बात हुई थी, सुक्रोज सिर्फ दो शुगर से मिलकर बनती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो ये सिंपल सा कंपाउंड है जिसको तोड़ के आप दोनों ग्लूकोज निकाल लेते हैं। तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें नॉन कॉम्प्लेक्स मिल सकता है? जी बेटा, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें छोटा सा मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करेंगे तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएंगे? जी, अब जरा गौर से सुने, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अब वो सोर्सेज हैं फ्रूट्स, और इस वक्त सबसे अबंडेंट फ्रूट जो है वो मैंगोज। मैंगो में डायरेक्टली क्या होती है, सुक्रोज होती है। आप सुक्रोज को ब्रेक करते हैं, हल्का सा एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अलग मिल जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अलग मिल जाएगा। जबकि स्टार्च क्या है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो याद रखिए ये इतने सोर्सेज हैं हमारे पास जिनके जरिए हम ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से बहुत कॉमन लाइफ में हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेड। अब वो ब्रेड कौन कौन सी हो सकती है? एक ब्रेड वो हो सकती है जो कि जिसको हम कहते हैं रोटी, ठीक है, एक ब्रेड वो होती है। दूसरी ब्रेड वो होती है जिसको हम कहते हैं डबल रोटी, ठीक है, जिसको आमतौर पे स्लाइस कहा जाता है ना, जो मिलते हैं बाजार से, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कौन सी ब्रेड होती है? जी जनाब, शवारमा ब्रेड, नीरा कार्ब है वो, ठीक है। इसके अलावा बर्गर बन। यार ये भूख का टाइम और मुझे शदीद भूख लग रही है इस टाइम। अच्छा जी, उसके बाद और क्या सोर्स है इसका? एक और मैं आपको बताता हूं जो बहुत बड़ा बॉम्ब है, वो है पोटैटो। पोटैटो कार्बोहाइड्रेट का बॉम्ब होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। तो ये आपके पास डिफरेंट, और ये मैंने ब्रेड में क्यों लगा दिया, ये ब्रेड नहीं, ये वैसे एक सोर्स आ जाता है, ठीक है। सो ये जो सोर्सेज हैं ये अब आप गिनते जाएं तो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर जो चीजें हैं वो क्या हैं, ज्यादातर चीजें कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े रिसोर्सेज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज खाई उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। मतलब जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं इसकी, कि आप जब खाते हैं ग्राम सीड, कोई बताएगा ग्राम सीड क्या होता है? जी बेटा, ग्राम सीड क्या होता है, जल्दी से बता दें, मुझे लिखने में देर लग रही है। ग्राम सीड होता है जिसको उर्दू में आप कहते हैं चना। अब चने में जो है वो अच्छी खासी फैट होती है, गुड फैट, ठीक है, अच्छी खासी प्रोटीन होती है, और उसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक चीज खा रहे हैं तो इवन गंदुम में हरगिज जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो। गंदुम में प्रोटीन भी होती है, गंदुम में जो है वो फैट भी होती है, लेकिन वो कंटेंट बहुत कम होता है। इसलिए आप कहते हैं चना जो है ना उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोटीन का होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको प्रोटीन फूड कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन है उसमें, प्योर प्रोटीन। अच्छा चलें फर्ज करें हमारी गुफ्तगू अगरचे थोड़ी सी साइड पे निकल जाएगी, लेकिन चलें पूछता हूं आपसे सवाल, प्योर प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्योर प्रोटीन, बिल्कुल प्योर प्रोटीन। जी, एग। यस, वेल डन। एग का कौन सा हिस्सा? वाइट। जी बिल्कुल, एग वाइट। एग वाइट जो है ये प्योर प्रोटीन, और एक्चुअली ये वाइट नहीं होती, ये एक्चुअली किसी और कलर की होती है। वो हम जब उसको जो है पका लेते हैं तो उसका कलर प्रोटीन खराब होने की वजह से, आपको पता है जब हम पकाते हैं तो वो जो कलर नजर आता है वो प्रोटीन खराब होने की वजह से होता है। तो बहरहाल इसकी बातें हम बाद में जाकर कर लेंगे प्रोटीन की। हमें पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अगली बात के ऊपर कि
अच्छा एक और ये जो पैराग्राफ है ना नीचे वाला, ये जो पैराग्राफ है ये आपने कहाँ पर पढ़ना है बेटा, गौर से देखिएगा। ये वाला पैराग्राफ आपने पढ़ना है इस चैप्टर के आखिरी आर्टिकल के साथ, और वो आर्टिकल कौन सा है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। वो आर्टिकल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाता है। वो आपने ये वाला पैराग्राफ जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने उसके साथ पढ़ना है। तो ये आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि ये वाला पैराग्राफ मैंने पढ़ाना है। जी बेटा, अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बहुत ही मजेदार किस्म की थ्योरी जो है वो अब आ रही है। देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स, इसको मैं जरा दोबारा लिख लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स को बॉन्डिंग के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से 3 क्लासेस में चेंज किया जाता है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। ठीक है, कि कितने कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा किसके मॉलिक्यूल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के। अच्छा ये अब बात जो है ये बड़ी मजे की मैं करने लगा हूं, ये जरा आपने गौर से सुनिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये मैं अभी बड़ी मजे की बात करने लगा हूं। देखिए जब एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलोन हो, वो सिंगल हो, वो मिंगल ना हुआ, वो कार्बोहाइड्रेट सिंगल हो, जैसे हमारे नौजवान बहुत से आजकल सिंगल हैं, वो अगर सिंगल होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है उस सिंगल का तर्जुमा अगर ग्रीक में किया जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो। सिंगल शुगर कौन सी होती है, एग्जांपल आपको मैं यहां से देता हूं। सिंगल शुगर वो होती है जो अकेली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो। पॉलीहाइड्रोक्सी मैं कितना लिख चुका हूं, अच्छा सॉरी एक मिनट रुकिएगा, जो अकेली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो। एग्जांपल ले लेते हैं जनाब, अभी वैसे तो आप लोग भी मुझे एग्जांपल दे सकते हैं। जी बेटा जल्दी से, पॉलीहाइड्रोक्सी, जी बेटा, ग्लूकोज, जी बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की एग्जांपल में अकेली सिंगल शुगर जो बिल्कुल मिंगल नहीं हुई हुई वो ग्लूकोज है। मतलब ये एक सिंगल शुगर है, ये कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये सिंगल है, ये अकेला है, इसके साथ किसी और की बॉन्डिंग नहीं हुई हुई। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहलाएगा मोनो। और कार्बोहाइड्रेट को क्योंकि, अच्छा एक और बात देखिए, कार्बोहाइड्रेट जब सिंगल होते हैं ना तो ये होते हैं मीठे। ठीक हो गया, तो इसी वजह से आप क्या कहते हैं कि जो ग्लूकोज है वो मोनो है, नंबर 1। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, इसको यहां से हम लाइन डाल के अलग कर देते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं कि ग्लूकोज जो है वो सिंगल शुगर है, इसके साथ एक और शुगर ने बॉन्डिंग नहीं की हुई, तो एक तो ये हो गया मोनो। दूसरा वर्ड यहां कौन सा यूज होता है, इसकी मिठास की वजह से इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया सैकेरॉन या सैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब, सॉरी, मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल शुगर्स। ठीक है, सिंगल शुगर्स, ये वो सिंगल शुगर है जिसका बॉन्ड नहीं है। मतलब बॉन्ड नहीं है तो उसको ब्रेक भी नहीं किया जा सकता। इधर देखिए, ब्रेक से क्या मुराद है, यहां पर ग्लूकोज को, आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ दिया, अब ये मोनो नहीं रही, बल्कि ये अब क्या हो गई है, ये डाइसैकेराइड्स हो गई है। मतलब अब ये 2 शुगर्स हैं, ये डाइसैकेराइड हो गई है। तो डाइसैकेराइड कब होगी, अगर एक सिंगल के साथ एक भी और शुगर ने बॉन्डिंग कर ली तो फिर वो शुगर क्या हो जाएगी, वो मोनो नहीं रहेगी, वो डाइसैकेराइड हो जाएगी। अब यहां पर जो है वो मैं जरा आपको बनाकर दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया, जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं भला, इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन को आप कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब कोई समझाएगा मुझे? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, नो, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर नहीं, ब्रेक डाउन फ्रॉम वाटर, ब्रेक डाउन यूजिंग द वाटर। आप इस बॉन्ड में क्या ऐड कर देंगे, आप इस बॉन्ड में ऐड करेंगे वाटर। जब आप इस बॉन्ड में वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ग्लूकोज ने अलहदा हो जाना है, फ्रुक्टोज ने अलहदा हो जाना है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर जो है वो दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अलहदा हो जाते हैं। अब आइए जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं अब आपको जो है वो बहुत मजे का जो है वो एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। इधर देखिएगा, हमने उस दिन क्या बात की थी, ग्लूकोज कितने कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है, 6 से, 4,
5 6, 1 2 3 4 5 6 जी। अब देखिएगा जरा गौर से इसके ऊपर, आपने इसको कह दिया ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, आपने यहाँ पर CHO लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने OH लगा दिया, यहाँ पर आपने लगा दिया H, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ OH है उसके ऑपोजिट H, और जहाँ जहाँ H है उसके ऑपोजिट OH लगाते जाइएगा, ठीक है। ये अभी फिलहाल जो है वो, क्योंकि मैं माउस पेन से लिख रहा हूँ लिहाजा इतना टाइम नहीं। अब आप देखिए ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, ये किसका है? दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू ग्लूकोज। अच्छा, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं अब आपको बताने लगा था, इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है कि इसको वाटर देकर ब्रेक नहीं किया जाता। इधर देखिए मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, इधर देखिएगा बेटा। एक ये ग्लूकोज है ना, आपको पता है सोल्यूशन में जाकर, ये मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है। सोल्यूशन में जाके ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर बना लेती है, ऐसे करके रिंग बना लेती है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जितने टर्मिनल हैं वो क्या होते हैं, ये वाला एरिया, ये और ये, फिर ये, जहां जहां पर कॉर्नर बन रहे हैं ये क्या होते हैं सारे? कार्बन। ये कार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जब रिंग स्ट्रक्चर, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होगा, जब आप इसको जो है वो इस तरह की बॉन्डिंग करेंगे कि एक ग्लूकोज था, आपने एक ग्लूकोज को अकेला नहीं रहने दिया, बल्कि आपने उसको एक खास बॉन्ड के जरिए दूसरे के साथ जोड़ दिया, तो अब ये सिंगल ग्लूकोज नहीं रहा। जब ये सिंगल ग्लूकोज नहीं रहेगा तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? डाई। लेकिन अगर ये सिर्फ यहां से यहां तक रहा तो फिर ये क्या कहलाएगा? मोनो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोसेक्राइड। जब भी शुगर अकेली होगी, जब भी शुगर अलहदा होगी, वो शुगर जो है वो मोनोसेक्राइड कहलाएगी, और जब भी उसके साथ एक और बॉन्ड बन जाएगा तो उसको आप जो है वो डाइसेक्राइड कहेंगे। और दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड, मैंने ये सारा कुछ बड़ी तफसील से बताना है आपको, दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये सारा कुछ आगे बड़ी तफसील से आएगा। सो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मोनोसेक्राइड जो है वो हमेशा सिंगल शुगर्स होते हैं जी। अब आगे चलते हैं, आगे मजीद जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आगे कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अबंडेंस। मोनोसेक्राइड्स हमें जो है वो कहां कहां मिलते हैं जी? तो सबसे ज्यादा मिलने वाले मोनोसेक्राइड्स में हमें कौन कौन से मिलते हैं, जरा इधर गौर कीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया ग्लूकोज, ओके मान लिया ग्लूकोज तो है ही है, लेकिन एक और कंपाउंड है जिसकी टाई पड़ी रहती है ग्लूकोज के साथ। टाई का मतलब समझते हैं ना आप लोग? मतलब जो ग्लूकोज के बराबर माना जाता है कि वो इतना इतना ज्यादा मौजूद होता है नेचर में कि वो शायद ग्लूकोज से भी ज्यादा मौजूद हो सकता है। वो कौन सा होता है? शुगर केन। बेटा शुगर केन में सुक्रोज होती है, वो तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है जी। और कोई? बेटा राइबोज। ये कहां मौजूद होता है? कोई बताएगा ये कहां मौजूद होता है? राइबोज इज प्रेजेंट इन एटीपी। जी बिल्कुल, एटीपी में भी होता है, डीएनए, आरएनए। और वो एटीपी, अच्छा एटीपी जो आपने बताया ना, वो पता कौन सी फैमिली बन जाएगी? वो बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फैमिली, ठीक है। जिसमें आप कहते हैं कि इसमें कौन कौन आ जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा, एटीपी आ जाती है, इसमें आ जाता है एनएडीएच आ जाते हैं, एनएडीपीएच आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें भी राइबोज मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंस में इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद है। तो अब आप देखिए, मुझे ये बताइए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज हो ना हो, डीएनए तो है ना, और डीएनए में क्या है? राइबोज। तो अबंडेंस के हिसाब से दो तरह के ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो नेचर में सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं, अबंडेंट इन नेचर। अब ये जो है वो आप जब कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेचर में कितने नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। आपको ग्लूकोज सबसे ज्यादा मिलता है, यानी 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा कौन कौन से होते हैं नेचर में? उसके अलावा 3 कार्बन भी होते हैं, जिनको हम ट्रायोज कहते हैं। याद रखिए, जो मोनोसेक्राइड होगी ना, मोनोसेक्राइड की बात हो रही है, उसके एंड पे हमेशा सफिक्स आएगा OSE, ओज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आ जाइए, 4C भी मौजूद होते हैं, 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हैं, 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट भी नेचर में मौजूद हैं, और 7 कार्बन। नेचुरली 7 कार्बन तक हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, 3 to 7। लेकिन अब मैं वो बात बताऊंगा आपको जो मैंने आपको कहा था कि जो आपकी बुक के खिलाफ है, वो क्या है बेटा, 2 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं हमें, जिनको डायोज कहते हैं। ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, इनको डायोज कहते हैं। 2 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, यू कैन गूगल दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो डायोजिस भी मौजूद होते हैं, और ये मुझे खुद रिसेंटली पता लगा, मतलब मुझे बहुत पहले से नहीं पता थी ये बात। तो अबंडेंस के हिसाब से जो है वो ये देख लीजिए आपके आपको इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपनी बुक देखते हैं, इधर देखिएगा, बुक में आपके पास जो ट्रायोजिस बनी हुई ना, वो 2 ट्रायोजिस बनी हुई है। मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाने लगा। मैं ज्यादा बुक से बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है, लिहाजा इसको ज्यादातर बुक के अंदर से डिस्कस करते हैं। 3 कार्बन ट्रायोजिस आपकी बुक में बनी हुई है। एक बनी हुई है ग्लिसरल्डिहाइड, कैसे, ऐसे एक ये, ठीक है, और आखिरी कौन सा है, CH2OH। बेटा याद रखिए, आखिरी कार्बन हमेशा यही होगा। जब भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा ना, अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं क्या, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जब भी डिस्कस होगा, तब आखिरी कार्बन हमेशा CH2OH होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है आपके लेवल की हद तक। मतलब ये अगर आप BSc लेवल या MSc लेवल पे जाते हैं तब ये जरूरी नहीं है, आपके लेवल की हद तक आसानी के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि आखिरी वाला जो कार्बन होगा वो उसके साथ H2OH लगा हुआ होगा, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम नाम देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड। हाँ, ये कंपाउंड जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है। ये ग्लिसरल्डिहाइड कहलाता है, क्यों? सबसे पहली बात, अब मैं आप लोगों को जो है ना वो इसको ग्लिसरल्डिहाइड क्यों कहते हैं उसकी वजह बताता हूं। बेटा, ग्लिसरीन एक कंपाउंड होता है, ग्लिसरीन, आप लोगों ने इस कंपाउंड के बारे में खासा सुना हुआ है, खास तौर पे अगर जलन कोई जगह जल जाए तो वहां पे लगाया जाता है। ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, CHOH, COH और CH2OH। जी बेटा, कहां फर्क आ रहा है? ऊपर वाले को कार्बन नंबर 1 गिन ले, 2 3, इसमें भी कार्बन नंबर 1 गिन ले, 2 और 3। जी बेटा, किस कार्बन नंबर पे फर्क आ रहा है दोनों में? 1। कार्बन नंबर 1 पे। जब आप कार्बन नंबर 1 को रिड्यूस करके, इसमें कार्बन नंबर 1 को चेंज करके आप जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा लेंगे तो ये शुगर क्या कहलाएगी? ये क्या है? ये है, इसकी नेचर क्या है बेटा? ये देखिएगा, इसकी नेचर क्या है? जरा आप मुझे इसके फंक्शनल ग्रुप देखकर बताएं, इसकी नेचर क्या है? अल्कोहल। यस, वेल डन, शाबाशी। इसकी नेचर जो है वो अल्कोहल है, सॉरी, इसकी नेचर अल्कोहलिक है। अब उधर जाइए, ग्लिसरल्डिहाइड को देखिए, इसकी नेचर कार्बोहाइड्रेट है, क्यों? एल्डिहाइड ग्रुप। जी, इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस CHO आप इसको क्या कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। सो अब आप देखिए, मैं जो आपको बताने लगा था वजह वो क्या थी, आप इसको ग्लिसर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिजेंबल्स द ग्लिसरीन। और एल्डिहाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो ग्लिसरल्डिहाइड एक ट्रायोज है। अब आइए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं जो दूसरी ट्रायोज है, वो कौन सी है? ये देखिएगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। अब देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेटा, वो भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, नाम क्यों चेंज हुआ? जल्दी से जल्दी से।
कार्बन नंबर 1, 2, 3 जी, कहाँ फर्क आ रहा है इन दोनों में? क्योंकि सर वो एल्डिहाइड और कीटोन है। वेल डन, शाबाश। ये जो है वो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ये देखें। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज कट रही है? जी बेटा, आवाज कट रही मेरी? सर आपकी आवाज कैसे नहीं आ रही? हाँ जी बच्चे, मेरा ख्याल है मेरा जो है ना वो नेट का इशू आ रहा था जी। अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है मेरी आवाज आपको? यस सर। जी। सो मेरा ही नेट का इशू हुआ था, कोई पता नहीं क्या हो रहा है आज बार बार। खैर, हम चलते हैं ताकि हमारा तसलसल ना टूटे, वरना ज़्यादा देर लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। शेयर स्क्रीन नहीं हुई अभी। क्या मसला हो गया आज? हाँ ठीक है। सो हम क्या बात कर रहे थे कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमने अभी कहा इसका कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। तो अब ये कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से कार्बन नंबर, ये भी 3 कार्बन है, ये इसको भी आप कहते हैं दिस इज 3 कार्बन शुगर, और इस वाली को भी आप क्या कह रहे हैं, दिस इज 3 कार्बन शुगर। फर्क कहाँ आ रहा है? एल्डिहाइड में। अच्छा, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? अब मैं आपको बहुत जबरदस्त बात बताने लगा हूं जो कि आपकी बुक में से ही है। आपको पता है कि प्लांट्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड बनाते हैं। सॉरी, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स बनाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, और उसके साथ ही प्लांट्स बनाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP लिख रहा हूं इसको, ठीक है। इसको भी छोटे में लिख लेते हैं, ये जो है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, इसको भी छोटे में लिख लेते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड बनाते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाते हैं। इसको फॉस्फेट का वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। सो एक ट्रायोज ये बनाते हैं, एक ट्रायोज ये बनाते हैं, और दोनों को मिलाकर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। सो और एक और बात सुनिएगा, एक ग्लूकोज प्लांट ये बनाएगा, एक ग्लूकोज प्लांट ये बनाएगा, और सॉरी, एक ग्लूकोज बनाएगा और दूसरा प्लांट बनाएगा फ्रुक्टोज। जरा गौर से सुनिएगा बात को, दूसरा प्लांट बना लेगा फ्रुक्टोज। अच्छा जी, इस फ्रुक्टोज को बनाकर इन दोनों को मिला के अब क्या बना लेगा प्लांट? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। वेल डन, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज। तो इसका मतलब है नेचर में कार्बोहाइड्रेट कहां से आता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए। ये देखें, ये जो प्रोसेस है आपके सामने है, दिस इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें प्लांट ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये दो कंपाउंड बना रहा है, जो आपने ये पढ़े हैं अभी, ठीक है। उसके बाद प्लांट क्या कर रहा है? इन दोनों कंपाउंड को मिलाकर ग्लूकोज बनाता है। ऐसे ही फ्रुक्टोज भी बनाता है, इन दोनों को मिलाकर सुक्रोज बना लेता है। और सुक्रोज कहां पे डिपॉजिट कर देता है? आपको अच्छे तरीके से पता है, सुक्रोज डिपॉजिट हो जाती है फ्रूट्स में। और अगर प्लांट ने सुक्रोज ना बनानी हो तो वो मजीद ग्लूकोज ऐड करके G प्लस G प्लस G, और इसको आगे सो ऑन करते जाएं, मजीद ग्लूकोज ऐड करके दो तरह के कंपाउंड्स बना सकता है।
एक स्टार्च बना सकता है और दूसरा इसी तरह स्टार्च बनाने के साथ साथ प्लांट दूसरा कंपाउंड कौन सा बना सकता है ग्लूकोज ऐड करके? सेल्यूलोज। तो बात कहां से आई कि नेचर में कार्बोहाइड्रेट कहां से आते हैं? बेटा पहला कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में बनता है वो ये दो हैं, जो प्लांट किसके जरिए बनाता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए। उसके बाद इनको जोड़ता चला जाता है और आगे आगे कार्बोहाइड्रेट्स बनाता चला जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को मेरा ख्याल है बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, एक और बात, ग्लूकोज जब टूटता है ना, ग्लूकोज किसमें जाकर टूटता है? हमारे सेल में आकर टूटता है। और वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है? जी बेटा, मेरे लिखने से पहले, अब फायदा नहीं है। ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज सेल में आकर ग्लाइकोलिसिस के जरिए टूटता है। और आपको पता है जब ग्लूकोज टूटता है तो कौन से कंपाउंड बनते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नो 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 नो, पहले ग्लूकोज चेंज होता है ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और फिर ये दोनों अलग अलग कन्वर्ट होते हैं किसमें? पायरुविक एसिड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन बता रहा हूं, ये एक्चुअली क्या है, होता क्या है कि ग्लूकोज जिस सोर्स से बना था, कैसे? ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से बनाए थे, ठीक है, इनसे बना था। अब जब तोड़ा जाएगा, आवाज नहीं आ रही यार, तेरे आवाज का प्रॉब्लम हो गया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये मैं ना नेट चेंज कर देखता हूँ, रुकिएगा। ठीक है नेट यार, ये आज कोई इशू होगा नेट का। चलें, बहरहाल हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाला है, कोई ऐसा खास मसला नहीं है। ये देखिए, हमने क्या कहा था? ग्लूकोज इन दो से बन रहा है, ठीक हो गया। और जब टूटता है तो भी पहले इन्हीं दोनों में टूटता है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। यानी कि ये जो अब आइए जो बात आप लोगों की बुक में लिखी हुई है वो लिखते हैं यहां पर जरा। वो कौन सी बात है? द ट्रायोसिस मेंशन्ड अबव, मतलब जो मैंने अभी मेंशन की हैं, आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट होता है किसी भी रिएक्शन के दरमियान में आने वाला कोई भी मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कौन कौन से मैंने ट्रायोसिस ऊपर मेंशन किए बेटा? ग्लिसरल्डिहाइड और वो कौन सा है? डाइहाइड्रोक्सी। ये दोनों किसमें मौजूद होते हैं? जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया, इसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। और ये जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, तो ये भी कैसे, ग्लूकोज कैसे बनता है? इन्हीं दोनों के मिलने से। और जब रेस्पिरेशन होती है तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है तो पहले किन दो में चेंज होती है? पहले ग्लूकोज चेंज होती है ग्लिसरल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। उसके बाद ये दोनों अलग अलग किसमें चेंज होते हैं? पायरुविक एसिड में। जी बेटा, मुझे जरा याद करके बताइए कि जब हम ग्लाइकोलिसिस करते थे तो उसमें कितने पायरुविक एसिड बनते थे? 2 सर।
वो दो कैसे बन रहे हैं? वो दो ऐसे ही बन रहे हैं कि पहले ग्लूकोज चेंज होगा, ये जो DHA है, मतलब DHA वो नहीं है, डिफेंस नहीं है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड इन दोनों में चेंज होगा, और उसके बाद वो दोनों अलग अलग पायरुविक एसिड में चेंज होंगे। इस तरह दो पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे। ठीक हो गया? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायोजेज इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के, यानी जिसमें ग्लूकोज बन रहा है, और रेस्पिरेशन के जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि काफी डिटेल में डिस्कस हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड एक्सेप्ट वन है। ठीक है, ये सारी बातें बता दी। उसके बाद नेचर में, हाँ, ये इनका जनरल फार्मूला जो होता है ना, ये डिस्कस कर लेते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CH2O होल N, CH2O होल N। अब इस होल में होल N में N किसके बराबर हो सकता है? अच्छा जी, N जो है वो आपकी बुक के मुताबिक कम से कम 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक ये 3 के बराबर होना चाहिए। तो आप N में 3 लगा दें, C3H6O3, ये जो है ये ट्रायोज हो गई। ठीक है, ये ट्रायोज है। उसके अलावा N के अंदर आप 4 लगा दें तो क्या हो जाएगा? C4H8O4, ये इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मतलब N को चेंज करते जाएं, आपको कार्बन नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से CH2O होल N में आप N में लगा दे 5 लगा देंगे तो ये बन जाएगा C5। ये राइबोज का फॉर्मूला है H10O5। N में आप 6 लगा दें तो आपको क्या क्या मिल जाएगा जी बेटा? C6H12O6, यानी ग्लूकोज। ठीक हो गया? तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसमें जो है वो वैल्यू ऐड कर करके आप देख सकते हैं। अब आइए इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इसका कल दूंगा। ये देखें, ये है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स में जो खास बात है वो जरा डिस्कस करेंगे हम। नंबर 1 ये है कि इसको देख लीजिए, ये राइबोज है। राइबोज में सारे OH राइट साइड पर हैं। ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की शुगर है। ये है 1 2 3 4 5 6। इसमें एक OH जो है ग्लूकोज में वो है लेफ्ट साइड पर, बाकी सारे जो OH हैं वो राइट साइड पर है। इसी तरीके से, अच्छा, ये स्ट्रक्चर अब आपने बनाना कैसे है? इस स्ट्रक्चर की एक निशानी है बेटा, फंक्शनल ग्रुप से तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट पर होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप से तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट पर होगा। मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाता हूं। फ्रुक्टोज कीटोनिक है एल्डिहाइडिक है? कीटोनिक है सर। C डबल बॉन्ड COH इधर आएगा, H इधर आएगा। अच्छा, मैंने क्या कहा था? तीसरा कार्बन जो है उसमें OH ने लेफ्ट पर आना है, लेकिन इसमें तो मैंने तीसरा कार्बन राइट पर बना दिया। मैंने सही किया या गलत किया बेटा? मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप से तीसरा कार्बन, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोनिक। यस, इससे तीसरा कार्बन, लिहाजा अब आप इधर H लगाएंगे और इधर लगा देंगे OH। उसके बाद जो है वो नीचे बनाते जाइए वही वाले। चौथा, ये चौथा था, 5वां और उसके बाद फिर 6ठा। ठीक है, तो ये आप लोगों की हद तक है। ये तमाम मॉलिक्यूल्स में ये कॉन्फ़िगरेशन हरगिज जरूरी नहीं है। ये मेरी बात अपने दिमाग में रख लें कि तीसरे फंक्शनल ग्रुप से तीसरा कार्बन हरगिज जरूरी नहीं है कि उसमें OH लेफ्ट पर ही हो, लेकिन आपकी बुक में जितना मेंशन है उसके मुताबिक फंक्शनल ग्रुप से तीसरा कार्बन 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में, ये एक और कंडीशन ऐड कर लें क्योंकि ये तो 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन में फंक्शनल ग्रुप से तीसरा कार्बन भी किस पे है? OH राइट पर ही है। लेकिन 6 कार्बन में जो आपकी बुक में है उसके मुताबिक 6 कार्बन में फंक्शनल ग्रुप से तीसरा कार्बन जो है उसका OH लेफ्ट साइड पर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी जो है वो इसका हम रिंग स्ट्रक्चर कल पढ़ेंगे डिटेल में,
और इसी रिंग स्ट्रक्चर के बाद हम फौरी तौर पे डाइसैकराइड्स भी पढ़ लेंगे। बेटा वो जो मैंने आप लोगों को बताया है फोटोसिंथेसिस का, वो ये लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस का, और ये इन्होंने एनर्जी बताई हुई है कि 10 ग्राम ग्लूकोज में कितनी एनर्जी होती है। 717.6 किलो कैलोरीज। अच्छा, ये 717.6 किलो कैलोरीज का क्या मतलब है, इसको भी मैं जरा लिख देता हूँ। 717.6 किलो है। किलो को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। जैसे अगर एक चीज केजी में हो, ठीक है, 10 केजी, उसको आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये उसी के बराबर ग्राम बन जाता है। इसी तरह आपने किलो कैलोरीज को सिर्फ कैलोरीज में जब चेंज करना है तो जो भी इसका आंसर आएगा, मैं एक्स लिख देता हूं इधर, जो भी आंसर आएगा उसके साथ से आप के हटा के सिर्फ क्या लिख देंगे? कैलोरीज। तो किलो कैलोरीज, ये 10 ग्राम ग्लूकोज में इतनी किलो कैलोरीज है बेटा, ये कैलोरीज नहीं है। कैलोरी जो है वो किसके बराबर होती है, ये मैं अब आपको जो है वो बताता हूं। इसके ना ये स्क्रीन शेयर हो रही है, कैलोरी इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। ये किलो कैलोरी नहीं, सिर्फ कैलोरी करते हैं। एक मिनट, इसमें इसका यूनिट चेंज करते हैं, यहाँ पर कैलोरी नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं। 0.001 4.184, ये 0.001 एक कैलोरी है, ठीक है। तो 4.184 ये आप जो है देख सकते हैं कि जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसमें आप क्या करेंगे, इसको अगर जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 717.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4.184, तो टोटल क्या बनेगा? उसका यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पता लग जाएगा कि कितने वर्क के लिए, जूल किसका यूनिट होता है बेटा? वर्क का यूनिट होता है। तो आप देख लीजिए कि आपको कितने वर्क के लिए एनर्जी मिल जाएगी सिर्फ किससे? 10 ग्राम ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन रिकॉर्ड हो गई, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें उम्मीद है आवाज आ रही है, वॉइस वाला है ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये है, बाकी इंशाल्लाह बातें डिटेल में कल करेंगे। इसके ये 2 पैराग्राफ मैं बताना ये चाह रहा था कि ये वाले पैराग्राफ जो ये डिस्कस हो गए हैं, सिर्फ इसका कौन सा स्ट्रक्चर रह गया है, ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपको रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। तो ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।